नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग यादव, जो कि आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान में जिला रेवाड़ी की मीरपुर सीएचसी में कार्यरत हैं। अनुराग जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद का एक्सपर्ट हैं और हम देख रहे हैं कि अभी जो कोरोना की दूसरी लहर जो चली है, बड़ी भयानक लहर थी और धीरे धीरे वो लहर कमज़ोर पड़ने लगी है। तो अभी अधिकांश मरीज वो हैं जो कि कोरोना से रिकवरी मोड में हैं। ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि कोरोना से कोई व्यक्ति उबर रहा है तो उसकी दिनचर्या कैसी हो और उसका आहार कैसा होना चाहिए। देखिए, जो अभी ये सिचुएशन चल रही है कोरोना वाली, बड़ी भयानक है। और जो पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं, जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, आज के टाइम में उनकी संख्या ज़्यादा है। तो आयुर्वेद में जो आयुर्वेद का प्रयोजन जो लिखा हुआ है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए। आयुर्वेद में इस चीज़ का वर्णन जो है वो सबसे पहले दिया गया है, और रोगी व्यक्ति को क्या दवाइयाँ दी जाए उसकी बातें बाद में बताई गई हैं। तो सबसे पहले जो आती है हमारे स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम के लिए दिनचर्या आती है। दिनचर्या में मैं ये कहना चाहूँगा सभी सुनने वाले को कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने का फायदा ये है कि सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है उस वक्त में सत्व गुण की प्रधानता होती है। सत्व गुण जो होता है उसमें क्या होता है कि जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो नेचुरल ही सत्व गुण जो है उसको कम करता है। जो आज के टाइम में पैनिक है पेशेंट्स के मन में, सभी लोगों के मन में, अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो नेचुरली ही वो कम हो जाएगा। सेकंड जो है पॉइंट दिनचर्या में वो है एक्सरसाइज। लगभग आधा घंटा से 1 घंटे तक का समय आप सभी लोग जरूर निकालें, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए। थर्ड पॉइंट जो एक स्पेसिफिक आता है, जो आयुर्वेद की दिनचर्या में लिखा हुआ है और हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग भी यूज करते थे, वो है नस्य। आपने सुना होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो नाक में तेल लगाते थे जी, ठीक है। तो नाक में जो तेल डालने की परंपरा है उसी को हम नस्य कहते हैं। उससे क्या है कि जितनी भी डस्ट है या जो भी है वो सब हमारे अंदर तक एंट्री नहीं कर पाती है, बाहर ही रह जाती है। ये इसका हम साइंटिफिक रीजन लगा सकते हैं। और कब करना चाहिए नस्य और कैसे करना चाहिए उसके लिए मैं आपको बताऊं। आप एक अणु तेल आता है जो हमारा मेडिकेटेड ऑयल है, उसे आप ले सकते हैं, लेकिन ऑयल को गुनगुना करके हम प्रयोग करें। ठंडा तेल कभी भी नाक में डालने के लिए यूज ना करें। या एक सिंपल सरसों का तेल भी हम ले सकते हैं, उसको उंगली से, वो तो हर घर में उपलब्ध है सरसों का तेल जी। एक 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको नस्य ना कराएं। एक जब बरसात का मौसम होता है, बादल होते हैं, उस दिन आप नस्य ना करें, बाकी दिन आप कर सकते हो। तीसरी जो चीज आती है वो है समय पे खाना खाना। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें हम सुबह का जो खाना है वो स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप किए जा रहे हैं। हाँ जी। तो जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं सुबह का खाना ना खाकर 12 बजे या 1 बजे खाना खा रहे हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। टाइमिंग डिस्टर्ब हो गई है डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली। उससे क्या है कि हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी होना चाहिए और जरूर लेना चाहिए हमें। जो आजकल की ग्रीष्म ऋतु चल रही है, इस सीजन में हमें लगभग 8:30 से 9 बजे तक सुबह का खाना हमें खा लेना चाहिए। तीसरी चीज आती है एक दिन में सोने के लिए। आयुर्वेद में जितनी भी ऋतुएं बताई हैं, ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के किसी में भी नहीं बोला गया है कि दिन में सोना चाहिए। लेकिन ग्रीष्म ऋतु के अंदर दोपहर के समय में जरूर हर एक व्यक्ति को 1 या 2 घंटा जरूर सोना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में नेचुरली हमारी बॉडी में वात इंक्रीज होता है। तो सोने से जो है वो जो वात जो नेचुरली हमारी बॉडी में बढ़ रहा है वो कम होगा। उसके बाद एक रात को हमें जल्दी सोना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है। और आहार के अंदर मैं कहूँगा कि खाने के अंदर हल्का हो और जो पचने के अंदर जो जल्दी पच जाए, सुपाच्य जो भोजन है हमें वो लेना चाहिए। और अंकुरित अनाज जो हो गए वो हमें लेने चाहिए। दाल है, इसकी बात कर रहे हैं, स्प्राउट्स, एग्जैक्टली। दाल है, दूध है। फ्रूट्स के अंदर हम मौसमी ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं। अनार और चुकंदर जो है ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, बहुत ही फायदेमंद है अनार और चुकंदर। साथ में मुनक्का ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं खाने में। एक हमारे डाइजेशन को ठीक करने के लिए हम एक नुस्खा ये भी आजमा सकते हैं कि रात के टाइम में
धनिया और मेथी थोड़ा सा लेके उसको भिगो दिया हमने, और सुबह के टाइम में उसका पानी हम पी सकते हैं। आजकल तो डॉक्टर साहब वो बड़े डाइटिशियन भी इसको रिकमेंड करते हैं, कोरिएंडर सीड जिसको बोलते हैं, कि रात को भिगो दीजिए, सुबह उसका पानी पी लें। हाँ जी, हाँ जी, उससे क्या है, पूरा हमारा डाइजेशन ठीक रहता है। हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा तो हमारी आधी बीमारियां वैसे ही दूर हो जाएंगी। अब हम अब ये तो हमें मैंने बता दिया कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये मैं बताता हूँ हमें क्या नहीं करना चाहिए। नमक और चीनी का जो है प्रयोग थोड़ा सा कम करें जी। और रात को दही और छाछ जो है वो ना खाएं। रात को दूध लें, दिन में आप दही और छाछ खा सकते हैं। और खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद ही हमें पानी पीना है। ये गलती हम अक्सर करते हैं कि खाना खाते ही हम पानी पी लेते हैं। उससे क्या है कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, भोजन जो है वो प्रॉपर तरीके से पच नहीं पाता है, जो बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो जब तक मतलब भोजन पच ना जाए तो घंटे भर का टाइम हम उसको मान लें, तो उतना तो वेट करना चाहिए खाना खाने के बाद पानी पीने, जो उसका गैप अंतराल है, अंतराल जो है वो 1 घंटे का हमें मिनिमम रखना चाहिए। और खाना खाने से पहले भी कोई अंतराल होना चाहिए डॉक्टर साहब? खाना खाने से पहले आप ले सकते हो पानी, और बीच में जो बताया है, आयुर्वेद में बताया है कि बीच में मुहुर मुहुर, एक बीच में अगर 1-2 घूंट आपको लेना है तो ले सकते हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेना है, बीच में 1-2 घूंट ले सकते हो। मतलब वो जी भर के पानी पी, जी भर के पानी, हाँ वो नहीं करना चाहिए। साथ में एक विरुद्ध आहार आयुर्वेद में बताए हैं, जैसे दूध के साथ नमक हमें नहीं लेना चाहिए जी। अक्सर हम एक गलती करते हैं, जैसे रोटी सब्जी के साथ में ही दूध ले लेते हैं। ठीक है, तो नमक के साथ अगर हम दूध लेंगे तो हमें स्किन डिजीज होने का खतरा रहेगा। ठीक है, जितने भी शेक्स हैं आजकल, जैसे पपाया शेक ले रहे हैं लोग, मैंगो शेक्स हैं, ये सब आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बताए हैं। ये कहीं ना कहीं विरुद्ध आहार जो है हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो ये सब चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए। और जो बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पैक्ड फूड है, ये सब हम ना यूज करें। अभी जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई थी, आहार के विषय में बात की, तो मैं काढ़े पर आना चाहूँगा डॉक्टर साहब। काढ़े को लेकर बड़ी भ्रांतियाँ आजकल पैदा हो रही हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि काढ़ा पीना चाहिए, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं, काढ़ा पीने से पेट में गर्मी बढ़ जाती है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे बेहतर इस बारे में कोई बताएगा नहीं, कि काढ़े की क्या उपयोगिता है इस समय? डेफिनेटली काढ़ा एक बहुत अच्छी चीज़ है इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, और जो हमारा डाइजेशन है उसको भी अच्छा करने के लिए काढ़ा हमें डेली यूज कर सकते हैं। आपने जो अभी बताया कि कुछ एक पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि गर्मी बढ़ गई है, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कुछ जो हमारे काढ़े में जो कंटेंट्स हैं, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, और तो अब गर्मी का जो सीजन चल रहा है उसमें हमें काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, सौंठ हो गई, इनकी जो डोज है हमें बहुत कम रखनी होती है। ठीक है, अगर आप इनकी डोज अगर ज्यादा रखेंगे तो पित्त बढ़ाएगी, तो फिर पेशेंट जो गर्मी की शिकायत कर रहा है वो कंप्लेंट कर सकता है। मात्रा का ध्यान रखना चाहिए, मात्रा का ध्यान, इंग्रेडिएंट्स है वो किस अनुपात में हो, हाँ इंग्रेडिएंट, हाँ जी, आप गिलोय जो है, तुलसी पत्र है, अश्वगंधा है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन काली मिर्च है, सौंठ है, लौंग जो है वो बहुत ही कम मात्रा में यूज करनी है, तो फिर कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। और काढ़ा जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। डॉक्टर साहब एक खास बात मैं करना चाहूँगा योग और प्राणायाम के बारे में। महर्षि पतंजलि से बात करें और चाहे आधुनिक युग की हम बात करते हैं, योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज के यदि हम दौर की बात करें तो घर घर में योग फैला हुआ है, और लोग करते हैं योग भी, प्राणायाम भी। तो ये कोरोना की जो लहर फैली है, और कोरोना से जो लोग रिकवर कर रहे हैं या पीड़ित हैं, उसके अलावा भी हम क्या देख रहे हैं कि लोगों में तनाव बहुत बढ़ गया है। कोई पड़ोसी बीमार है, उसको देखकर लोग घबरा रहे हैं, तो डिप्रेशन में लोग जाते जा रहे हैं। हमारे बहुत से साथी भी इसका शिकार हुए हैं। तो योग और प्राणायाम की इस तनाव को रोकने में, और जो कोरोना से लोग लड़ रहे हैं उनकी सहायता करने में क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, योग जो है वो मेंटल पीस के लिए, एंजाइटी के लिए बहुत ही फायदेमंद जो है क्रियाएं हैं। और प्राणायाम जो है हमें सुबह के टाइम डेली करना चाहिए। एक चीज का हम ध्यान रखें कि जो भी हम योगासन जो हम करते हैं वो सुबह खाली पेट करने हैं। इसके अलावा बाकी कोई विशेष सावधानी इसमें रखने की जरूरत नहीं है। सुबह आप खाली पेट आप जो है योगासन प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम में ब्रीदिंग जो होती है, डीप ब्रीदिंग में भी 2 प्रकार हैं इसके। एक इवन ब्रीदिंग होती है जिसमें हम एक्सेलेशन और इनहेलेशन, सांस जो हम छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, उसका टाइम हमारा बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर 5 सेकंड में हमने सांस खींचा तो 5 सेकंड में ही हमने सांस को छोड़ा। समय इनहेल करने में लगा उतने एक्सेल करने में। तो ये आप लगभग 25 बार आप कर सकते हैं एक टाइम में। इवन जो ब्रीदिंग है, एक आता है रेचक, उसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सहेल और इनहेल की जो टाइमिंग है, एक्सेलेशन जो होती है वो डबल होनी चाहिए।
है ना, उसका जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। अगर आप इनहेल 5 सेकंड में कर रहे हैं तो आपको एक्सहेल जो है वो 10 सेकंड में करना होता है जी। वो हमारे जो लंग्स हैं उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और बहुत ही फायदेमंद है उस चीज़ के लिए। और साथ में अनुलोम विलोम जो है, भ्रामरी जो है, वो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है जी। कोरोना के लिए भी, हमारे फेफड़ों को स्ट्रेंथ देने के लिए भी। अनुलोम विलोम में तो हम देखते हैं इतना विशेष कोई जोर भी नहीं लगता है, सिंपली बैठ के कर सकते हैं। हाँ जी, सिंपली बैठ के कर सकते हैं। और जो आसन है, आसन में मैं बताऊंगा कि इसमें एक वज्रासन जो होता है वो आप डेली कर सकते हो, बहुत इजी है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक मंडूक आसन होता है, मंडूक आसन स्पेशली डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है। मुठ्ठियां बंद करके जो नाभि के पास आगे झुकने वाला आसन। आगे झुकने वाला जो होता है, बिल्कुल। और भुजंग आसन है, वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ कि कोरोना के साइड इफेक्ट्स, हम सब वाकिफ हैं इस चीज़ से कि कोरोना जब चला जाता है उसके बाद भी उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं आदमी को। और आजकल जो सबसे डरावना इसका साइड इफेक्ट आ रहा है वो है ब्लैक फंगस का। हमने ना कभी इसका पहले नाम सुना था कि ब्लैक फंगस है क्या, लेकिन अभी हम देखते हैं बहुत तेज़ी से ब्लैक फंगस भी पैर पसार रहा है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस ब्लैक फंगस से बचाव के लिए आयुर्वेद में क्या नुस्खा है? ब्लैक फंगस और जितने भी टाइप की जो फंगस है, देखो वो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें नेचुरली है, ठीक है, लेकिन जिस पेशेंट की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है उसको वो इफेक्ट कर रहे हैं, उसको वो इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो फंगस जो हमारी बॉडी में जाने के जो है 2 रास्ते हैं, या तो मुंह के थ्रू जाएगा या फिर नाक के थ्रू जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको 2 नुस्खे बताना चाहूंगा घरेलू जो हर आदमी यूज कर सकता है, जिससे हम उसका बचाव कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम सबसे पहले नीम जो दातुन होती है, वो अगर हम नीम की दातुन डेली हम करें तो नीम जो है उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण भी है, एंटी फंगल गुण भी है उसमें, औषधीय गुण हमने देखे हैं नीम में। ठीक है, तो हम डेली नीम की दातुन करेंगे तो नेचुरली जो हमारे मुंह में जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जो फंगस है, उसके से हमारा बचाव हो जाएगा। याद है डॉक्टर साहब, आपके हमारे टाइम की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, दातुन का तो हम अक्सर प्रयोग करते थे। बिल्कुल, तो वो आप डेली यूज कर सकते हैं। दूसरा एक प्रोसीजर आता है, दिनचर्या में ही आता है, उसको हम कहते हैं गंडूश। उसमें हम प्रोसीजर में क्या करते हैं, जैसे तिल का तेल बताया आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ है, जिस प्रकार हम कुल्ला करते हैं, कुल्ला में हम क्या करते हैं कि पानी को हिला के और फिर डाल देते हैं बाहर, जबकि गंडूश में हम क्या करते हैं कि ऑयल को रखते हैं मुंह में और पूरा भर के रखते हैं, ठीक है, लगभग 2 से 3 मिनट तक, जब तक 2 से 3 मिनट बाद तक भर के रखते हैं उसको, और उसके बाद में उसको डाल देते हैं। मतलब होल्ड करना है, होल्ड करना है उसको, कुल्ला जो होता है वो हम निकाल देते हैं, इसको थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स जो बताए आयुर्वेद में, वो बताएं कि जितने भी हमारे जो टीथ्स की, दांतों की जो समस्याएं हैं, जबड़े की जो समस्याएं हैं, उन सब में फायदेमंद रहता है। सेकंड थिंग, एक शुद्ध सफ्टिका आती है, सफ्टिका भस्म आती है, वो हम ले सकते हैं। साथ में सेंधा नमक ले सकते हैं, पानी में, गुनगुने पानी में मिक्स करके, और उसका कुल्ला जो है वो हम रात को सोते टाइम भी कर सकते हैं, सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, तो ये भी हमें फंगस से बचाव करेगा। सेकंड, जो नाक में जाने के से बचाव के लिए है, वो जैसे मैंने पहले दिनचर्या में बताया नस्से के लिए, तो सरसों का तेल हो गया या अणु का तेल हो गया, उसका हम नस्से डेली कर सकते हैं, तो उससे फंगस में बचाव होगा। बहुत सारे वीडियोज आजकल मैं देख रहा हूँ जो एक्सपर्ट भी बता रहे हैं इसमें, वो भी जो नस्य क्रिया आपने बताई कि नाक में तेल डालें, वो कह रहे हैं कि इसको जरूर करना चाहिए ब्लैक फंगस से बचाव के लिए। हाँ जी, बहुत अच्छी आपने बातें हमें बताई। ब्लैक फंगस से जैसे अभी डॉक्टर अनुराग ने हमें बताया कि इससे बचाव के बहुत से साधन हैं, चाहे नीम की दातुन है, चाहे कुल्ला करने के तरीके की इन्होंने बात की, तो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी आपने बातें हमें बताई हैं। लेकिन मैं अभी एक पॉइंट पर और आना चाहूँगा कि अभी दूसरी लहर पूरी तरह से गई नहीं है, और तीसरी लहर की जो आशंका है उससे पूरी दुनिया डरी हुई है। और इसमें भी सबसे खास बात यह है कि बच्चों को लेकर हर परिवार डरा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों को प्रभावित कर सकती है, तो हर किसी में एक भय का सा माहौल पैदा हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि बच्चों का जो प्रतिरोधक तंत्र है, जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, उसको किस तरह से बूस्ट कर दिया जाए कि वो कोरोना का अगर अटैक होता है तो उससे लड़ पाने में सक्षम हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अभी जो 3rd वेव की जो आशंकाएं जताई जा रही है, जो हम सोशल मीडिया से हम सुन रहे हैं, और वो उसमें सुना जा रहा है कि बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट करेगी, तो देखो सबसे जो प्राइमरी जो स्टेप है सबसे पहले वो तो यही है कि बच्चों को घर से बाहर ना निकालें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, ठीक है, और मास्क लगा के रखें। और तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है। साथ में
कुछ एक घरेलू जो टिप्स हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो शहद होता है, शहद में मार्केट वाले शहद की नहीं कह रहा हूँ, जो घर का तोड़ा हुआ जो शहद होता है जी। अगर वो प्रॉपर डोज में हर एक बच्चे को सुबह सुबह खाली पेट अगर हमें चटाया जाए तो सबसे ज्यादा उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है वो। चाहे वो लंग्स की तकलीफें हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार की तकलीफें हो, बच्चे में शहद जो है वो बहुत फायदेमंद है। तो डॉक्टर साहब, और जो पेरेंट्स हैं वो क्या सावधानी करते हैं? जैसे घर की बात आपने बताया कि बच्चों को घर से ना निकलने दें, पेरेंट्स के लिए भी कोई ऐसी चीज़ बताइए कि वो उपायों को अपनाते रहें ताकि बच्चे सेफ रहें इससे। पेरेंट्स के लिए भी यही है कि जब भी कोई पेरेंट जो है बाहर मार्केट में जाता है, अपनी जॉब पे जाता है, तो आने के बाद में अपने जो जूते चप्पल है वो घर से बाहर निकालें। घर में एंट्री करने से पहले, बच्चों के कांटेक्ट में आने से पहले अपना नहाए, कपड़े अलग से धो के रखे पहले। तो ये सब चीज़ें जो सावधानियां हैं ये अगर बरतेंगे तो हम बच्चों के कांटेक्ट में कम से कम आएंगे और उनको इन्फेक्टेड नहीं कर खैर, ये विशेष सावधानी तो हमें बरतनी भी चाहिए, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। डॉक्टर साहब, बच्चों की हमने बात की है, तो अब बुजुर्गों की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। बुजुर्गों ने हमने देखा कि चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, कोरोना से बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि बुजुर्गों के लिए जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि कैसे वो दिनचर्या की तो हम बात कर चुके हैं, कि बुजुर्गों के लिए आप बताइए क्या सावधानी उन्हें रखनी चाहिए कि चाहे दूसरी लहर की बात है या तीसरी लहर एक्सपेक्टेड जो है उससे वो बच सके। बुजुर्गों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो रसायन औषधियां जो आयुर्वेद में बताई गई हैं, जैसे च्यवनप्राश है, अश्वगंधा चूर्ण है, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्गों को यूज़ कराएं ताकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो। और साथ में जैसे अगस्त हरित की है, त्रिफला है, ये सब चीज़ें बुजुर्ग जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और एक घी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आजकल हमारी जो चल रहा है मॉडर्न वो है, उसमें कहते हैं घी नहीं खाना चाहिए, जबकि मैं ये कहता हूँ कि घी कभी भी नुकसानदायक नहीं होता। बुजुर्गों को तो घी जरूर लेना चाहिए, लेकिन घी की जो डोज है, मात्रा जो है, वो आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करती है। अगर आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर है तो आप अच्छे से घी खा सकते हैं। अगर आपका फिजिकल वर्क जो है वो कम है तो आप कम मात्रा में घी खाइए। नुकसान कब होता है? जब हम घी प्रॉपर अच्छी मात्रा में खा रहे हैं और लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, फिजिकल वर्क हमारा नहीं है, कैलोरी जो बर्न नहीं करते हैं, हाँ तो जी, वो फैट के रूप में शायद तो वो नुकसान कर सकता है। अदरवाइज तो घी के बहुत ज्यादा बेनिफिट है। बल्कि मैं ये कहूँगा जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सबको डेली एक एक चम्मच सुबह शाम घी तो जरूर लेना चाहिए। और जिनका फिजिकल वर्क ज्यादा है वो उसी के अकॉर्डिंग घी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। मतलब घी के बारे में जो एक धारणा पहले चलती आ रही थी हिंदुस्तान में, तो डॉक्टर साहब हमेशा लोग घी इस्तेमाल करते रहे, लेकिन 20-25 सालों से ये कंसेप्ट थोड़ा बदला था कि आप घी से परहेज करें। ये आपने अच्छी बात बताई है, लेकिन आधुनिक काल में भी जो डाइटिशियन है या डॉक्टर्स हैं वो भी ये बता रहे हैं कि घी का प्रयोग करना चाहिए। तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि घी बुरा नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा कितनी हो ये देखने वाली बात है। आप कितना काम करते हैं, कितना वर्कआउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही घी का प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, हमने बातें अभी पूरी की कोरोना के बारे में, आपने बताया योग प्राणायाम की भूमिका बताई, बच्चों को कैसे बचाया जाए इसके बारे में बताया, बुजुर्गों के बारे में बताया, ब्लैक फंगस के बारे में हमने चर्चा की, और सारी बातों को लगभग हमने कवर किया इसमें। इसके अलावा कोई ऐसा खास मैसेज जो आप बताना चाहें कोरोना को लेकर या ब्लैक फंगस को लेकर, एक आम कोई आपकी तरफ से कोई भी मैसेज? मैं अपने सभी सुनने वाले को ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पेशेंट जो है अपनी सावधानी बरते। कभी भी ये लगे कि लक्षण ज़्यादा आ रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम फील अगर आप कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। घर में बैठ के कोई भी अपने खुद के तरीके से दवाइयाँ लेने की कोशिश ना करें। जो भी आपको मेडिसिन लेनी है डॉक्टर की कंसल्टेशन में लें। कोई भी परेशानी होती है आप डॉक्टर को और अस्पताल में जरूर दिखाएं और घर पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क लगा के रखें। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे जो पहला स्टेप है वो यही है कोरोना से बचाव का। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमें दी, और अभी भी आप जिस काम में लगे हुए हैं, होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं अभी रेवाड़ी जिले में, उनकी देखभाल आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। दिल से आपको सैल्यूट करने का मन करता है कि इतने डर के माहौल में आप लोग आगे आ रहे हैं, फ्रंट में आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साथ साथ लोगों को उपलब्ध भी करा रहे हैं। मैं तहे दिल से डॉक्टर अनुराग का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें अपना समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।